हाय एवरीवन, यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में सबसे पहला टॉपिक है जीमान इफेक्ट एंड पास्टन-बैक इफेक्ट। तो सबसे पहले जीमान इफेक्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीमान इफेक्ट दो टाइप का होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट एंड एनोमलस जीमान इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। तो जीमान इन 1896 ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ लाइट सोर्स गिविंग लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जीमन ने 1896 में ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई लाइट सोर्स जिससे लाइट निकल रही है उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय द एटम्स ऑफ द सोर्स आर स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ पोलराइज्ड कंपोनेंट। तो ये देखा कि उसके एटम से, यानी सोर्स जो है हमारे पास लाइट का सोर्स जो है उसमें एटम तो होंगे ही, तो एटम से जो लाइट्स इमिट हो रही थी वो स्प्लिट हो जा रही थी कुछ पोलराइज्ड कंपोनेंट्स में। फॉर फील्ड लेस देन सेवरल टेंथ्स ऑफ वन टेस्ला, मतलब 1/10 वन टेस्ला के 10th पार्ट से भी कम फील्ड पे द स्प्लिटिंग वाज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। इतने कम मैग्नेटिक फील्ड पे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे वैसे वैसे स्प्लिटिंग बढ़ रही थी। दिस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है कि जीमान ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी लाइट सोर्स को, जो कि लाइन स्पेक्ट्रम देता है, जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो जो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन थी वो बहुत सारे पोलराइज कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई। और ये 1/10 पार्ट ऑफ टेस्ला से कम मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये जो पोलराइज कंपोनेंट थे, ये जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर की जा रही थी वैसे वैसे इनकी स्प्लिटिंग भी बढ़ती जा रही थी, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। ओके, नाउ a singlet spectral line viewed at right angle to the magnetic field direction is split into three plane polarized component। अब ये देखो, एक सिंगल लाइन जो थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी ना, तब हमें एक सिंगल लाइन दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में उसको लाए तो वो एक लाइन तीन लाइन में कन्वर्ट हो गई। अब वो तीन लाइनें कैसे दिख रही थी? हर तरह से देखने से नहीं दिख रही थी, वो किसी पर्टिकुलर एंगल से देखने से दिख रही थी। और वो पर्टिकुलर एंगल कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, viewed at right angles to the magnetic field की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री से अगर अपन उसको देखते हैं तो हमें वो एक लाइन तीन लाइन में डिफ्रेंशिएट होके दिखाई दे रही थी। और वो जो तीन कंपोनेंट थे, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से थे? वन, अ सेंट्रल अनशिफ्टेड लाइन विद इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहला लाइन जो थी वो तो हमें बिल्कुल पहली जो एक्चुअल लाइन थी उसी जगह पे दिख रही थी, शिफ्टिंग उसकी नहीं हुई थी। मतलब एक्चुअल जो सिंगल लाइन थी ना बिना मैग्नेटिक फील्ड के, वो जो एक सेंट्रल लाइन थी वो तो अनशिफ्टेड थी, मतलब एक्चुअल उसी जगह थी जहां पर बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन मिल रही थी उसी जगह पर थी। और इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाइब्रेशन कर रहा था। इस कंपोनेंट को नाम दिया गया पाई कंपोनेंट। एंड टू अदर लाइन इक्वली डिस्प्लेस्ड ऑन आइदर साइड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो दो कंपोनेंट अलग मिले थे वो इस सेंट्रल कंपोनेंट से दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे मिल रहे थे, और इनका इलेक्ट्रिक वेक्टर जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था। इन कंपोनेंट को कहा गया सिग्मा कंपोनेंट। ठीक है, अब क्योंकि तीन लाइनें मिली है तो इस लाइन को, इनको क्या कहा गया? नॉर्मल ट्रिपलेट कहा गया। और इस इफेक्ट को क्या कहा गया? नॉर्मल जीमान इफेक्ट कहा गया। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब ये पिक्चर देख लीजिए। तो एनी सिंगलेट, हमें एक्चुअल लाइन ये मिल रही थी जब हमने नो फील्ड, कोई फील्ड अप्लाई नहीं करी। फिर जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करी, ये कहाँ हुई? ये इस तरह से तीन पार्ट में कन्वर्ट हो गई। बीच वाला पार्ट जो ओरिजिनल लाइन के बिल्कुल सीधी में, ओरिजिनल लाइन के डायरेक्शन में है, ये वाला, ये तो है पाई कंपोनेंट, और इधर सिग्मा कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल जीमान इफेक्ट। राइट वाला साइड जो पिक्चर है वो एनोमलस जीमान इफेक्ट है, जिसके बारे में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम डायग्राम देखेंगे। ओके, the fine structure components of a multiplate spectral line, however, show a complex Zeeman pattern. For example, D1, D2 components of sodium yellow doublet give 4 and 6 lines respectively in the Zeeman pattern. This is anomalous Zeeman effect. The Zeeman splitting is smaller than the fine structure splitting. अब ये देखो, ये जब हमने सिंगल लाइन की बात की थी तो हमें इजीली तीन लाइनें देखने को मिल गई थी और तीन लाइनों वाला पैटर्न आसानी से समझ में भी आ गया था। लेकिन अगर ओरिजिनल पैटर्न ही हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ओरिजिनल पैटर्न जो है वो हमने सोडियम की दो लाइनें, आपने देखा होगा सोडियम के लाइट, वैसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स माना जाता है सोडियम, लेकिन उसमें दो लाइनें होती है,
5390 एंगस्ट्रॉम की लाइन होती है और एक 5396 एंगस्ट्रॉम की लाइट होती है। इसे D1 लाइन बोलते हैं, इसे D2 लाइन बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में ओरिजिनली हमें 2 लाइन मिल रही है। ओरिजिनली तब 2 लाइन मिल रही थी तो देखा जा रहा था कि पहली लाइन जो है वो तो 4 पार्ट में 4 लाइन में कन्वर्ट हुई और ये 6 लाइन में 6 लाइन में ये कन्वर्ट हुई, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न मिला। तो इस पैटर्न को अपन बोलते हैं एनोमलस पैटर्न बोलते हैं। इसमें जो बीच वाले 2 होंगे उनको पाई कहेंगे, साइड वालों को सिग्मा कहेंगे। इसमें बीच वाले को 2 को पाई कहेंगे, साइड वालों को क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एनोमलस ज़ीमान इफेक्ट होता है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ज़ीमान इफेक्ट का वो देखते हैं क्या होता है ना। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस है, इनका एक्सप्लेनेशन है। तो सेटअप नहीं है इसलिए ये वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। एडजस्टमेंट में भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन आएगा एग्जाम में, सेटअप नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। The normal Zeeman effect, which is shown by all lines due to transition between the singlet, क्योंकि सिंगलेट लाइन से मिला था और सिंगलेट के लिए हमारे पास क्या होता है, s इक्वल टू 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2s प्लस 1 को आप क्या करो, 2s प्लस 1 को सिंगलेट लाइन मिल रही है, सिंगलेट का मतलब 1 लाइन मिल रही है, तो 1 करो यहाँ से, तो 2s इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 और यहाँ से s इज इक्वल्स टू 0। तो सिंगलेट लाइन जो है s इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। States of an atom can be explained from the classical electron theory and also from the quantum theory without taking note of electron spin, क्योंकि स्पिन का रोल ही नहीं है, स्पिन 0 आ गया, इसलिए बिना स्पिन के रोल के भी इसको समझाया जा सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि म्यू एल और एल का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, E/2m के इक्वल होता है। हमने ये भी देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन हमने देखी है, डायग्राम जो अभी दिखा रही हूँ, ये हमने बना रखा है। When some atom is placed in external magnetic field B, say along z axis, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने z डायरेक्शन में लगाई है, तो जो L वेक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और कोन का शेप ट्रेस करता है। तो यहाँ देख लीजिए, और एटम जो होता है आपको पहले ही बता दिया गया है कि एटम जो होता है उसका एल वेक्टर हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। एटम अगर इस तरह से है तो उसका एल वेक्टर ऐसे जाता है और उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में क्या आता है, म्यू एल जाता है। अगर एटम आपका इस तरह से होगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा एल और इधर आएगा आपका म्यू एल। तो ऐसे ही मान लीजिए आपका एक एटम ऐसा था और उसका एल जो जा रहा था इधर था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी वो जेड डायरेक्शन में आपने लगाई, तो ये एल जो था ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ कोन को ट्रेस कर रहा था। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा एटम है, ओके। यहाँ पे ये रहा एटम, ये एटम है, इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एल वेक्टर इसका बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है और पीछे की तरफ आपका म्यू एल वेक्टर आ रहा है और आगे की तरफ एल वेक्टर आ रहा है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ये ट्रेस कर रहा है, एक कौन ट्रेस करेगा। जैसे जैसे एल घूमेगा उस, क्योंकि एल के हमेशा ऑपोजिट म्यू एल रहेगा, तो जैसे जैसे एल घूमेगा वैसे वैसे म्यू एल भी घूमेगा, तो नीचे एक सर्कल ट्रेस करेगा म्यू एल और ऊपर एक सर्कल ट्रेस करेगा एल, ठीक है। इसके बाद में हम ये जानते हैं, हाँ, एल जेड की वैल्यू हम जानते हैं एम एल H/2 पाई होती है। एम एल की वैल्यू हम जानते हैं प्लस एल से लेकर माइनस एल तक होती है। टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं, 2l + 1 होता है। और प्रिसिशन को लार्मर प्रिसिशन कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इट मीन्स दैट इन मैग्नेटिक फील्ड ईच एल लेवल इज स्प्लिट इनटू 2l + 1 लेवल। ये ध्यान रखना है कि हर एल लेवल जो होगा 2l + 1 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। लार्मर प्रिसिशन के एक्सप्लेनेशन से हम ये भी जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू आई थी, लार्मर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी आई थी, EB/2m आई थी, और E/2m की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू एल अपॉन एल भी रख सकते हैं, अभी अभी अपन ने देखा था, ठीक है। अब द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सच अ प्रिसिशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द प्रोजेक्शन ऑफ एल अलोंग द जेड। मतलब ये कह रहा है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो दी जाएगी इस फॉर्मूले से, ओमेगा इंटू एल। तो वो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो दी जाती है ओमेगा इंटू एल जेड। अब ये ओमेगा एल जेड जो है वो एनर्जी की डायमेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। ओमेगा और एल ये जो है वो एनर्जी की डायमेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा। एल हम जानते हैं कितना होता है, आर क्रॉस पी होता है, पी कितना होता है, एम वी, तो आर एम वी। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो ओमेगा आर एम वी, है ना। और सर्कुलर मोशन के लिए हम जानते हैं वी इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R। तो इस ओमेगा की जगह रखते हैं V/R,
और यहाँ आ जाएगा आर एम वी, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और एम वी स्क्वायर, और हम जानते हैं एम वी स्क्वायर जो है वो एनर्जी की डायमेंशन देता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी की डायमेंशन दे रहा है हमारे पास। तो यहाँ से ओमेगा एलजेड हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ से मिली है वो रख देंगे, और एलजेड की वैल्यू ऊपर से लिखी है वो रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा, ये हमारे पास ये इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन वेव नंबर में निकालना है तो टर्म शिफ्ट के लिए पहली बात कर दी थी आपको, माइनस एच सी से डिवाइड करना होता है, तो माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, जो भी एनर्जी आई है उसको एच सी से डिवाइड करते ही वेव नंबर में आ जाता है, तो वेव नंबर में हमारे पास एनर्जी इस तरह से आ गई। सिंस द फील्ड बी इज सेम फॉर ऑल द लेवल्स वी कैन राइट, क्योंकि बी हमारे पास सबके लिए सेम है, तो इस पूरे टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, बाकी एम एल को छोड़ देंगे, तो ई बी अपॉन 4πmc, इस पूरे टर्म को हम कैपिटल एल प्राइम से डिनोट कर देते हैं, और कैपिटल एल प्राइम जो है उसे कहते हैं लॉरेंज यूनिट। तो इन टर्म्स ऑफ लॉरेंज यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में तो डेल्टा टी आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एम एल आ जाएगा, एम एल के साथ में क्या हो जाएगा एल प्राइम इन लॉरेंज यूनिट। ठीक है, डेल्टा टी इज द चेंज इन एनर्जी फॉर ईच एम एल लेवल फ्रॉम द ओरिजिनल लेवल, क्योंकि हमने देखा है कि स्प्लिटिंग हो रही है, तो ओरिजिनल लेवल जहां पे था और उसके अलावा जो लेवल कहीं और शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्टिंग की जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी, एंड द शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पहले ही बोला था कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे शिफ्ट उतना ही ज्यादा होगा। द वेव नंबर ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव जीमान लेवल इज एल प्राइम, किन्हीं भी दो लेवल के बीच में जो शिफ्टिंग होगी वो एल प्राइम के बराबर होगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एल। लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन, अब एक ट्रांजिशन से समझते हैं, मान लीजिए ट्रांजिशन हो रहा है 1d2 से 1p1 में, तो दीज टर्म करस्पॉन्ड टू, पहला टर्म में डी आ रहा है दूसरे में पी आ रहा है, तो एल इक्वल टू 2 से एल इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा। और वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है अपन ने, वीक मैग्नेटिक फील्ड में हमने अभी भी पढ़ा था कि कितने टर्म में ब्रेक होगा 2l+1, तो हमारे पास इसका तो है 2l+1 करोगे तो यहाँ से 2l+1 करोगे तो 5 मिल रहा है, और यहाँ से 2l+1 करोगे तो 3 मिल रहा है, तो 5 और 3 कंपोनेंट में हमारे पास हमें स्प्लिटिंग मिलेगी। तो 1d2 जो लेवल है वो तो आगे जाके 5 कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 4 5, और जो 1 है वो देखो 1 2 और 3 में। अब इसको छोटा करते हैं क्योंकि हमें डायग्राम देखना है, और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, अब हमें पता है कि D2 हमें मिल चुका है, और ML की वैल्यू, क्योंकि हमें 5 कंपोनेंट मिले हैं, और D इज इक्वल टू, डी के लिए L कितना होता है 2, L इक्वल टू 2 के लिए ML की वैल्यू कितनी होती है +2 से लेकर -2, तो +2 +1 0 -1 और -2, और P के लिए हमारे पास कितना होता है L इक्वल टू 1 होता है, तो 1 0 -1, तो ये 1 0 -1। अब ट्रांजिशन हमें करने हैं, ट्रांजिशन करने में हमने पहले ही कहा था कि ट्रांजिशन करते टाइम पे सिलेक्शन रूल का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल के बारे में देखते हैं। सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं? सिलेक्शन रूल जीमान इफेक्ट के लिए ध्यान रखना, डेल्टा एमएल की वैल्यू 0 या +-1 होनी चाहिए, मतलब एमएल की वैल्यू या तो 1 से बढ़नी चाहिए या 1 से घटनी चाहिए, या फिर बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले इस वाली लाइन को देखो, कौन सी वाली लाइन को देखें, अब अपन रेड से करते हैं और थिकनेस बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन कहाँ से कहाँ तक आई है? ये आई है +2 से +1 में, +2 से +1 में आई है, तो डिफरेंस कितना आया एमएल में? 1 का डिफरेंस आया, इसलिए अलाउड है। इसके पास वाली लाइन देखो, +1 से शुरू होके 0 तक आ रही है, यानी +1 से शुरू होके 0 तक आ रही है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी क्या है? एक्सेप्टेबल है। तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से आ रही है और -1 तक आ रही है, 0 से -1 तक आ रही है, तो उसमें भी 1 का ही चेंज हो रहा है। -1 हो चेंज, देखो चेंज -1 का हो तो भी चलेगा, +1 का चेंज हो तो भी चलेगा, 0 का हो तो भी चलेगा। तो 3 लाइनें तो हमें मिल रही है, ये तीनों लाइनें जो हैं उनमें चेंज सेम का हो रहा है। चेंज जो है +2 से 1 में गया, +2 से 1 में गया, मतलब -1 का चेंज हो रहा है। और जो ये तो 3 मिल गई लाइनें, अब इन तीनों को आप ध्यान से देखो, ये 1 से शुरू होके 1 में आ रही है, 0 से शुरू होके 0 में आ रही है, -1 से शुरू होके माइनस में आ रही है, तो ये 0 चेंज हो रहा है, यहाँ 0 का चेंज हो रहा है, यहाँ +1 का चेंज हो रहा है, और इनमें -1 का चेंज हो जाएगा। कैसे? ये 0 से स्टार्ट होके 1 में आ रही है, -1 से स्टार्ट होके 0 में आ रही है,
और -2 से स्टार्ट होके -1 में आ रही है। तो 9 कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं। 9 में जो बीच में 0 के करस्पॉन्डिंग होगा उसको पाई कंपोनेंट कहेंगे, और 0 के राइट हैंड साइड में और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो +1 और -1 ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग होंगे उनको क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। और नो फील्ड में कब मिलेगा, नो फील्ड में एक ही ट्रांजिशन मिलेगा 1D2 से। देखो ये एक ही लाइन मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तो हमें एक ही लाइन मिली है, प्रेजेंस में हमें कितनी मिली है, 9 लाइंस मिली है, जिसमें से 3 कंपोनेंट पाई कंपोनेंट है, बाकी 6 सिग्मा कंपोनेंट है। तो ये जीमान इफेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे पता चल चुका है। अब दिस अलाउ 9 ट्रांजिशन, बट सिंस द जीमान splitting is same for all components, both term all transition corresponding to same ml coincide in wave number, this gives a normal triplet pattern। तो ये यही कहना चाह रहा है कि 3 मिलेंगे, 3 कंपोनेंट जो है वो पाई कंपोनेंट देंगे और 3 जो है आगे पीछे सिग्मा कंपोनेंट देंगे, और कुछ नहीं है। अब हमें सेपरेशन निकालना है इन लेवल्स के बीच में। जो लेवल आए हैं हमारे पास में, इन लेवल के बीच का हमें सेपरेशन निकालना है। तो सेपरेशन जो है वो वेव नंबर में निकालते हैं। वेव नंबर में हमारे पास जो सेपरेशन है, हमने पहले ही कह दिया था कि एल प्राइम के बराबर होगा, एल प्राइम के बराबर होगा। और एल प्राइम की वैल्यू कितनी है, EB/4πmc। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा न्यू आ रहा है 46.7 बी। बी की वैल्यू हमने अभी तक रखी नहीं है, बी हमारे पास टेस्ला में होगा, तो इतना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स लीड्स नॉट ओनली द सिलेक्शन रूल बट आल्सो द पोलराइजेशन रूल फॉर ऑब्जर्वेशन एट राइट एंगल्स। कुछ नहीं है काम का, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, दैट्स इट। ये हमारे पास था नॉर्मल जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास क्या आता है, एनोमलस जीमान इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आता है। मैं देख लेती हूँ ये कितना बड़ा है, उस हिसाब से ही हम इसको स्टार्ट अभी करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।